हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृतज्ञ एंड इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीनीट यूजी 2024 केमिस्ट्री पेपर के बारे में। यहाँ हम पेपर का कोड C1 डिस्कस करेंगे। ये पेपर संडे को हुआ था 23 जून 2024 को। यहाँ इस वीडियो में हम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 86 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो में हम इन सभी 15 क्वेश्चंस के आंसर्स, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफ़िकल्टी लेवल और वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, ये सारी बातें करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके आने वाले रीनीट एग्ज़ाम 21 जून 2026 के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखने से आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और जो प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनके भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए आने वाले एग्जाम के। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। क्वेश्चन नंबर 86 अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। आइडेंटिफाई डी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। आपको एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखी है जहां पे आपको बताना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट डी है वो क्या होगा। तो रिएक्शन क्या दे रखी है, CH3CH2OH की सबसे पहले आप रिएक्शन कराते हैं P + I2 के साथ, तो प्रोडक्ट A बनता है। इसकी रिएक्शन Mg और ड्राई ईथर के साथ कराने पर प्रोडक्ट B बनता है। B की रिएक्शन HCHO के साथ कराने पर प्रोडक्ट C बनता है और C का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट D बनता है, जो कि एक मेजर प्रोडक्ट है। तो आपको बताना है ये मेजर प्रोडक्ट D क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऑप्शंस, फिर आंसर और फिर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से। फर्स्ट ऑप्शन है एन प्रोपिल अल्कोहल, सेकेंड ऑप्शन है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, थर्ड ऑप्शन है प्रोपेनल और फोर्थ ऑप्शन है प्रोपियोनिक एसिड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, दैट इज एन प्रोपिल अल्कोहल। अभी कैसे आया तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आपके सामने दे रखी है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास रिएक्टेंट है वो है CH3CH2OH, दैट इज एथेनॉल। इसकी रिएक्शन जब आप फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ कराते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और आपके पास जो प्रोडक्ट A बनेगा इट विल बी CH3CH2I, जिसे हम आइडोएथेन कहेंगे। इस प्रोडक्ट A जो है, आइडोएथेन जो है, इसकी रिएक्शन Mg और ड्राई ईथर के साथ कराने पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा CH3CH2MgI। ये बनेगा प्रोडक्ट B, जो कि है एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हम अच्छे से जानते हैं मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और जो एल्काइल ग्रुप है, जो यहाँ पे CH3CH2 ग्रुप है, उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, राइट। ये आपका हो गया प्रोडक्ट B। अब इस B की हम फर्दर रिएक्शन देखते हैं आगे। तो देखिए ध्यान से। फिर जो हमारा प्रोडक्ट B है CH3CH2MgI, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HCHO के साथ, जो कि है मैथेनल। मैथेनल में C डबल बॉन्ड O के ऊपर C पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप रहता है और O पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो हमारा जो CH3CH2 ग्रुप है ये अटैक कहाँ करेगा, C पे, और O- के साथ कौन आके जुड़ जाएगा, MgI। तो इस तरह से हमारे पास एक एडक्ट बनेगा, एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे C, जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और इस प्रोडक्ट C की जब हम रिएक्शन करा रहे हैं D के साथ, तो यहाँ पे जब हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो एक्चुअली यहाँ D है, गलती से D छप गया, एक्चुअली यहाँ पे H2O होना चाहिए। तो C जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, H2O से ट्रीट करेंगे इसको, तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH2OH, जो कि हमारे रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट D है। ये मेजर प्रोडक्ट है जिसका IUPAC नेम है प्रोपेन 1 ऑल और उसका कॉमन नेम है एन प्रोपिल अल्कोहल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का 86 का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 की। क्वेश्चन नंबर 87 जो है वो आपका P ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान देना स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपको चेक करना है कि 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए होंगे, तो आपको गलत वाला बताना है कौन सा है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है PE3P ट्राई इथाइल, मतलब ट्राई इथाइल फॉस्फोरस जो आपका होता है, एंड AsPH3 एज लिगेंड्स कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड विथ ट्रांजिशन मेटल्स। यानी ट्राई एथिल फॉस्फोरस एंड ट्राई फेनल आर्सेनिक जो लिगेंड्स की तरह जब काम करते हैं तो वो डी पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ।
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द एन एन नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज एज स्ट्रॉन्ग एज द फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है और जो फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड है ये दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट 2। अब एक बार बाकी के दोनों स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास कह रहा है नाइट्रोजन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद नाइट्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। और फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई बॉन्ड एज अदर हैवियर एलिमेंट्स ऑफ इट ग्रुप। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2, यानी जो स्टेटमेंट 1 है, 3 है और 4 है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इसलिए करेक्ट है क्योंकि वहाँ डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट। जो फॉस्फोरस है और आर्सेनिक है उसके साथ जब आपने ग्रुप जोड़ रखे हैं ट्राई एथिल फॉस्फोरस और ट्राई फेनिल आर्सेनिक, ये जब ट्रांजिशन मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अपने पी ऑर्बिटल्स को यूज़ करके और जो छोटी साइज़ वाले सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन उनके साथ पी ऑर्बिटल के साथ कोलेटरल ओवरलैपिंग करते हुए पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी नाइट्रोजन की एक यूनिक एबिलिटी है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और नाइट्रोजन के पास वैकेंट 2d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो डी पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, जो कि बाकी दूसरे एलिमेंट्स उस 15 ग्रुप के कर सकते हैं। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। अब वो क्यों गलत है आइए उसकी बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो 2, और एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन द फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है ये फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में वीकर होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो ज़्यादा होगा, स्मॉल साइज़ है इस वजह से। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखिए। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1, 3, 4 जो है वो करेक्ट हैं, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 87 का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 की। ये आपका प्रैक्टिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सॉल्ट एनालिसिस की जब हम बात करते हैं वहाँ से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। यहाँ मैच द कॉलम के फॉर्म में आपसे पूछा गया है, जहाँ क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपके पास टेस्ट और रिएजेंट्स का जिक्र किया गया है, जबकि लिस्ट 2 में आपके पास रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करना है वो बताया गया है। तो देखिए, ए दे रखा है लेक टेस्ट, बी दे रखा है नेशनल रिएजेंट, सी दे रखा है पोटेशियम सल्फोसाइनाइड और डी दे रखा है ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट जो लिस्ट सेकेंड है उसमें जो रेडिकल्स आपको गिवन है उसमें फर्स्ट है नाइट्रेट NO3-, सेकेंड है फेरिक आयन Fe+3, थर्ड है Al3+ एल्यूमिनियम आयन और फोर्थ है अमोनियम आयन दैट इज NH4+। अब क्वेश्चन में जो आपको क्या कह रहा है आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन है ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन है ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब हम बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 4। जो करेक्ट मैचिंग है वो कौन सी है? 4। ए का करेक्ट मैचिंग है थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे आया। तो स्टूडेंट, जब हम प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस की बात करते हैं, कैटायन एनायन एस्टिमेशन की बात करते हैं, एसिडिक बेसिक रेडिकल्स का जब डिटर्मिनेशन करते हैं तो वहाँ हम लेक टेस्ट का जिक्र करते हैं। और ये लेक टेस्ट जो होता है वो एल्यूमिनियम+3 आयन के लिए किया जाता है, राइट। इसी तरह से हम जब बात करते हैं नेशनल रिएजेंट की, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि नेशनल रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है और उसका IUPAC नेम क्या होता है। नेशनल रिएजेंट हम यूज़ करते हैं अमोनियम आयन के लिए। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं और साथ साथ ये भी बताइए कि अमोनियम आयन और एल्यूमिनियम आयन कौन से ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स होते हैं, राइट। और उस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि आपका साथ साथ रिवीजन भी और अच्छे से हो जाएगा।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोटेशियम सल्फोसाइनाइड की, जो कि हम फेरिक आयन के लिए यूज़ करते हैं। और फोर्थ हम यूज़ करते हैं इंपॉर्टेंट ब्राउन रिंग टेस्ट, जो कि नाइट्रेट आयन के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। पोटेशियम सल्फोसाइनाइड किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? फेरिक आयन के लिए। फेरिक आयन भी आपको बताना है स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कि कौन से ग्रुप का मेंबर है और उस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है। तो इस तरह से आपने देखा जो चारों मैचिंग हमने बताई, और वो आपको कहाँ दे रखी है करेक्ट मैचिंग? ऑप्शन नंबर 4 में, जहाँ ए का थर्ड है, बी का सही मैचिंग फोर्थ है, सी का करेक्ट मैचिंग सेकंड है और डी का करेक्ट मैचिंग फर्स्ट है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। क्वेश्चन नंबर 89 एक थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि फैक्ट बेस है। इतना डाटा अगर आपसे याद रहेगा या नहीं रहेगा उसके बेसिस पे, बाकी अगर हम ओवरऑल देखें तो हम इसे मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 जो है वहाँ पे आपको बॉन्ड एंथैल्पी का जिक्र किया गया है और आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 जो है वहाँ मॉलिक्यूल का जिक्र है और लिस्ट 2 जो है वहाँ बॉन्ड एंथैल्पी का जिक्र है। हम इसे केमिकल बॉन्डिंग से भी रिलेट कर सकते हैं और थर्मोकेमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। दोनों को मिक्स करके बात की जा रही है। लिस्ट 1 में आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसमें ए है HCl, बी है N2, सी है H2 और डी है O2। इसके अगेंस्ट जो लिस्ट 2 में बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है किलोजूल पर मोल में, उसमें फर्स्ट है 43.5, 435.8, सेकेंड है 498, थर्ड है 946 और फोर्थ है 431। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का सेकेंड। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो सही मैचिंग है, वो है फोर्थ, यानी ए का करेक्ट मैचिंग है फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। आइए स्टूडेंट्स इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और जानते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एंथैल्पी कौन सी है और उससे रिलेटेड हिंट क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको कुछ हिंट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा कि आप नाइट्रोजन के अंदर जानते हैं N2 मॉलिक्यूल में दोनों नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होती है। तो चारों वैल्यूज़ में से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज़ 946.0 वो नाइट्रोजन के लिए N2 मॉलिक्यूल के लिए होगी। तो आपका करेक्ट मैचिंग सेकेंड का तो आपको मिल गया, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास O2 में दोनों ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी हाईएस्ट होगी, तो 498 वो हो गया। इन दोनों मैचिंग से आप आराम से पिकअप कर सकते हैं करेक्ट आंसर को। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सर ऐसे क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं? हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फैक्ट बेस है, एनसीईआरटी में डाटा गिवन है जिन मॉलिक्यूल्स का, उनके तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ हिंट आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, क्वेश्चन में आपको कुछ हिंट आपको मिलेगा जिससे आप उस आंसर तक ईजिली पहुँच पाएंगे। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ हिंट क्या मिल रहा है कि N2 जो है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट है, वो आप इजीली पिकअप कर सकते हैं। O2 जहां डबल बॉन्ड है उसकी सेकंड हाईएस्ट है, ये भी पिकअप कर सकते हैं। और हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मेशन समझाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में H2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी में भी उसका जिक्र करते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में भी उसका जिक्र करते हैं। वहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात होती है और वहाँ पे HH बॉन्ड एंथैल्पी का जिक्र होता है 435.8 किलोजूल पर मोल। तो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए आपको याद रखना है और आपको हिंट भी मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से आपने देखा ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जहाँ ए का करेक्ट मैचिंग है 4, बी का करेक्ट मैचिंग है थर्ड, सी का करेक्ट मैचिंग है फर्स्ट और डी का करेक्ट मैचिंग है सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है जिस वजह से हम इसको मॉडरेट कैटेगरी में रख रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है क्योंकि आपको डेसिमल्स में आंसर दे रखा है, जो कि थोड़ा सा 1 मिनट या उससे अकॉर्डिंग टाइम लगेगा, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है। द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल Zn+2 aqueous Fe+2 aqueous Fe is 0.32 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन आपके सामने दे रखी है, Zn solid प्लस Fe+2 aqueous gives Zn+2 aqueous and Fe solid। आपको दे रखा है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96487 कूलाम। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन के लिए पहले ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं, फिर इसका थोड़ा सा जिक्र करते हैं।
ऑप्शन आपको दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है -61.75 किलो जूल पर मोल, सेकेंड ऑप्शन है +5.006 किलो जूल पर मोल, थर्ड है -5.006 किलो जूल पर मोल और फोर्थ है +61.75 किलो जूल पर मोल। तो देखो फर्स्ट और फोर्थ तो सेम ही है, सिर्फ चार्ज का डिफरेंस है, और सेकंड और थर्ड भी सेम है, सिर्फ चार्ज का डिफरेंस है। यानी हमें कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ की तो आपका आंसर फर्स्ट और थर्ड में से आ जाएगा या सेकंड और फोर्थ में से आ जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर पहले कैसे पता चलेगा साइन कौन सा है? तो क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखा है। हम जानते हैं डेल्टा जी होता है -NF E0 सेल। अगर E0 सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी माइनस में ही आएगा, यानी जो सेकंड और फोर्थ आंसर है वो तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपका E0 सेल पॉजिटिव है तो आपका डेल्टा जी माइनस में आएगा। तो पहला यहीं से क्लियर हो गया कि आपका आंसर आना चाहिए फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के लिए आपके पास F क्वेश्चन में गिवन है 96487 कूलाम, E0 सेल क्वेश्चन में गिवन है 0.32 वोल्ट, वो भी रख देंगे। N कहाँ से आएगा? देखिए जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है Fe में, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा। यानी कि चाहे आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें चाहे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें, दोनों सेम है, दैट इज N = 2। तो N की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2। F आपके पास गिवन है, E0 सेल गिवन है। जब सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी है, क्योंकि ये तो पता चल गया कि आंसर फर्स्ट और थर्ड में से है, लेकिन वो कौन सा है उसके लिए सही कैलकुलेशन चाहिए, इसीलिए हम इसको मॉडरेट कैटेगरी में रख रहे हैं। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स आगे कैसे सॉल्व होगा। तो जैसा कि अभी कहा गया कि गिवन रिएक्शन के लिए N कितना है? 2, E0 सेल है 0.32 वोल्ट और 1 फैराडे है 96487 कूलाम। इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो डेल्टा जी आ जाएगा -2 × 96487 × 0.32। जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी आ जाएगा -61,751.68 जूल पर मोल। क्योंकि आंसर किलो जूल में है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा जी आ जाएगा -61.751 किलो जूल पर मोल। और आपको 61 ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन है इंपॉर्टेंट, और आपको कंसेप्ट भी ध्यान रखना है, ताकि E0 सेल अगर पॉजिटिव है, कई बार इसी से आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से एक ही ऐसा हो जो नेगेटिव में हो, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं 2 ऑप्शन को, और कैलकुलेशन से थोड़ा सा गैस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। क्वेश्चन नंबर 91 भी एक मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, आइए देखिए आगे। यहाँ पे 91 क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस से पूछ लिया गया है, और यहाँ पे इस बार बात की जा रही है एसिडिक रेडिकल्स की। आपने देखा था पहले भी क्वेश्चन आ रखा है जिसमें एसिडिक बेसिक रेडिकल्स और उनके टेस्ट का जिक्र किया था, रिएजेंट का जिक्र किया था। यहाँ पे केवल और केवल एसिडिक रेडिकल्स का जिक्र किया गया है, और उनके साथ कुछ रिएक्शंस का ऑब्जर्वेशन दे रखा है, उसके बेसिस पे आपको बताना है। यहाँ पे लिस्ट 1 में आपके पास जो सॉलिड सॉल्ट है उसको जब डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो वो क्या ऑब्जर्वेशंस देते हैं वो दे रखा है, जबकि लिस्ट 2 में आपके पास जो एनाइन डिटेक्ट होगा वो कौन सा है उसका जिक्र किया गया है। तो लिस्ट 1 में आपके पास फर्स्ट कह रहा है, ए कह रहा है एफरवेंस ऑफ कलरलेस गैस, बी ऑप्शन में कह रहा है गैस विथ स्मेल ऑफ रॉटन एग, सी कह रहा है गैस विथ पंजेंट स्मेल, और डी है ब्राउन फ्यूम्स। अब जो लिस्ट 2 आपके पास दे रखी है जो एनायंस डिटेक्ट होंगे इनसे, उसमें फर्स्ट बात कर रहा है NO2- दैट इज नाइट्राइट आयन, सेकंड दे रखा है कार्बोनेट दैट इज CO3-2, थर्ड बात हो रही है सल्फाइड आयन की S2-, और फोर्थ बात हो रही है सल्फाइट आयन की SO3-2। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है 4 ऑप्शन में से। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। तो स्टूडेंट्स पहले हम करेक्ट आंसर की और फिर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। आइए देखें कैसे। तो एक तरफ हम बात करते हैं एनाइन की, और फिर जो ऑब्जर्वेशन हमको मिलेगा जब हम ट्रीटमेंट करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोनेट आयन की। कार्बोनेट जो है CO3-2, इसको जब आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो ब्रिस्क एफरवेंस के साथ एक कलरलेस और ओडरलेस गैस रिलीज होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। तो कार्बोनेट के लिए करेक्ट मैचिंग क्या हो जाएगी? ब्रिस्क एफरवेंस ऑफ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस दैट इज CO2।
ठीक है। सेकंड बात कर रहे हैं सल्फाइड की, S-2 की। तो जब हम उस सल्फाइड आयंस के लिए टेस्ट करेंगे तो उसको जब आप डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे आपको इवोल्यूशन ऑफ कलरलेस गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल दैट इज H2S होगा। यानी कि जब आप सॉल्ट जिसमें सल्फाइड आयन है उसको जब डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे एक कलरलेस गैस जिसकी रोटन एग लाइक स्मेल होती है वो रिलीज होगी, और वो गैस कौन सी है? H2S। ठीक है। इसी तरह हम जब सल्फाइड आयन के लिए टेस्ट करेंगे उसके सॉल्ट को जब हम ट्रीट करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो वहाँ एक गैस रिलीज होगी पंजेंट स्मेल के साथ, और वो गैस कौन सी है? SO2। तो सल्फाइड के लिए SO3-2 के लिए करेक्ट मैचिंग क्या हो जाएगी? गैस विथ पंजेंट स्मेल। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें नाइट्राइट आयन NO2- तो उसके लिए करेक्ट मैचिंग है ब्राउन फ्यूम्स, क्योंकि जब सॉल्ट जिसमें नाइट्राइट आयन है उसको जब डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होती हैं जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1, जहां करेक्ट मैचिंग है A का सेकेंड, B का थर्ड, C का फोर्थ और D का फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, एक टफ क्वेश्चन है, आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा है, क्योंकि इसमें 3 कॉन्सेप्ट लगाए गए हैं और तीनों कॉन्सेप्ट को आपको लगा के सॉल्व करके फिर आंसर बताना है पर्टिकुलर 1 मिनट के टाइम के अंदर, जो कि एक तरह से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी इसको बना देता है, राइट। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 92, देखिए। द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 m KCl सॉल्यूशन टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर इज given solubility product of AgCl is equal to 10 to the power minus 10. Okay, options are 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 9 and 10 to the power minus 5. अगर स्टूडेंट आप जल्दबाजी करें तो इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, और तसल्ली से करें तो इसको 1 मिनट के अंदर आराम से कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 10 to the power minus 4। अब इसमें करना क्या है? इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि जो AgCl की सॉल्युबिलिटी है वो 0.1 m KCl सॉल्यूशन में कितनी आएगी, ठीक है। फिर आपको बताना है जो AgCl की सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में कितनी आएगी, और फिर उसके बाद आपको रेशियो लेना है, और रेशियो लेते वक्त भी ध्यान रखना है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl KCl का रेशियो होना चाहिए सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर के साथ। ओके, ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि AgCl की सॉल्युबिलिटी 0.1 m KCl सॉल्यूशन में कितनी आएगी, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर में कितनी आएगी, और तीसरा रेशियो लेते समय स्पेशली ध्यान रखना है कि AgCl की सॉल्युबिलिटी KCl सॉल्यूशन के साथ रेशियो हमें लेना है AgCl की सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ। ठीक है, तो आइए देखें कैसे होगा ये। तो एक तरफ हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 m KCl सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। पहले वाटर की बात कर लेते हैं, जो आप इजीली फॉर्मूला जानते हैं कि जब आप AgCl को एक्वस सॉल्यूशन को जब आप AgCl एक्वस को जब आप उसका आयोनाइजेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस फॉर्म होगा। तो Ag प्लस एक्वस की सॉल्युबिलिटी हम S मान सकते हैं, Cl माइनस की सॉल्युबिलिटी हम S मान सकते हैं, और क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है तो दोनों की सॉल्युबिलिटी भी SS आएगी। यहाँ अगर हम AgCl के लिए वाटर के अंदर बात करें तो KSP जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा S² सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। KSP की वैल्यू दे रखी है 10 to the power minus 10, तो S² हो जाएगा 10 to the power minus 10, S हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 to the power minus 10, सॉल्युबिलिटी आपके पास आ जाएगी 10 to the power minus 5 m। ये आंसर नहीं है, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 m KCl सॉल्यूशन। प्रोसेस वही है, AgCl आयोनाइज होगा, Ag प्लस और Cl माइनस बनाएगा, पर ध्यान क्या रखना है कि Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी तो S है, और क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर भी 0.1 m क्लोराइड आयन है, और यहाँ से AgCl से भी जो क्लोराइड आयन मिलेंगे जिसकी सॉल्युबिलिटी होगी S, तो टोटल क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, टोटल सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, S प्लस 0.1 m। तो हम KSP क्या लिखेंगे, S इंटू S प्लस 0.1 m। अब सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यू आएगी वो तो बहुत कम है 0.1 के कंपैरिजन में, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ क्लोराइड आयन जो आपको AgCl से मिलेगा और मीडियम के अंदर जो 0.1 m क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन है, दोनों का सम नियरली इक्वल टू 0.1 m है। तो KSP आपके पास आ जाएगा S इंटू 0.1 m। S हमारे पास सॉल्युबिलिटी हमारे पास आ जाएगी KSP अपॉन 0.1, दैट इज 10 to the power minus 10 अपॉन 0.1, तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 10 to the power minus 9 m। ये भी आपका आंसर नहीं है, तो आपने दोनों अलग अलग सॉल्युबिलिटी निकाल ली। KCl में कितनी आई सॉल्युबिलिटी
10⁻⁹m, जबकि वाटर के अंदर कितनी आई 10⁻⁵m। अब आपको रेशियो लेना है सॉल्युबिलिटीज़ का, और रेशियो लेते समय ध्यान रखना है कि KCl सॉल्यूशन पहले होगा ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में होगा वाटर की अंदर सॉल्युबिलिटी कितनी आई। तो देखिए ध्यान, तो आपने कहा रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटीज ऑफ AgCl इन 0.1 m KCl सॉल्यूशन टू दैट इन वाटर इज, तो 10⁻⁹ रेशियो हो जाएगा 10⁻⁵ के साथ, ये आ जाएगा 10⁻⁴:1। ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। क्वेश्चन नंबर 93 भी एक मॉडरेट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पर कैलकुलेशन थोड़ी सी इस तरह से है जो इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रख रही है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्योरिफिकेशन वाले चैप्टर से, जहां हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो प्योरिफिकेशन वाली बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाली बात करते हैं, वहाँ से फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है, जो कि एक मॉडरेट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन कंप्लीट कंबशन 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.2 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.1 ग्राम ऑफ H2O। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड रेस्पेक्टिवली इज। जब आपने कंप्लीट कंबशन किया तो 0.3 ग्राम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.2 ग्राम ऑफ CO2 रिलीज करता है और 0.1 ग्राम ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करता है। राइट, आपको बताना है कि परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन का और हाइड्रोजन का उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना है। राइट, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं, फिर करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4.07% एंड 15.02%। सेकेंड ऑप्शन है 18.18% एंड 3.70%। थर्ड ऑप्शन है 15.02% एंड 4.07%। और फोर्थ ऑप्शन है 3.70% एंड 18.18%। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकंड, दैट इज 18.18% एंड 3.70%। अभी कैसे आया तो उसकी बात करते हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स कि कार्बन का परसेंटेज किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 इंटू मास ऑफ CO2 इंटू 100 अपॉन 44 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह मास ऑफ CO2 कितना है 0.2 ग्राम और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे रखा है 0.3 ग्राम। ये दोनों वैल्यूज़ को हम जब फॉर्मूले में पुट कर देंगे तब क्या होगा, देखिए ध्यान से। ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज़ वी गेट, क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 इंटू 0.2 इंटू 100 अपॉन 44 इंटू 0.3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18.18%। सिमिलरली द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे डिटरमाइन करेंगे। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है 2 इंटू मास ऑफ वाटर इंटू 100 अपॉन 18 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह मास ऑफ वाटर आपको दे रखा है 0.1 ग्राम और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.3 ग्राम। इन वैल्यूज़ को जब हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा 2 इंटू 0.1 इंटू 100 अपॉन 18 इंटू 0.3। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.70%। इस तरह से ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94, जो कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड NCERT में गिवन है इन्फॉर्मेशन। अगर आप ध्यान से NCERT रीड करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है। द फॉलोइंग रिएक्शन मेथड, दैट इज टॉल्विन प्लस X2 in the presence of Fe and dark gives ortho and para halo toluene, is not suitable for the preparation of corresponding haloarenes products due to high reactivity of halogen when X is। यानी आपको रिएक्शन दे दी है, हेलोजन का जिक्र कर लिया है, अब ये कह रहा है कि ये मेथड सुटेबल नहीं है उस हेलो एरीन के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उस हेलोजन की रिएक्टिविटी बहुत हाई है। तो आपको बताना है एक्स क्या है। राइट, यानी 4 हेलोजन में से कौन सा ऐसा हेलोजन है जिसके लिए मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, उस हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन के लिए मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो हेलोजन यहाँ पे आप रिएक्टेंट में यूज़ कर रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट है फ्लोरीन, सेकंड है आयोडीन, थर्ड है क्लोरीन और फोर्थ है ब्रोमीन। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर और करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं ध्यान से। बात करें हम आंसर की, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट। अब कैसे आया, तो पहले ज़रा बात करें कि रिएक्शन कौन सी है। द गिवन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज हेलोजिनेशन ऑफ टॉल्विन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड Fe इन डार्क। यानी जो रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है उसमें हेलोएरीन्स का प्रिपरेशन हो रहा है।
हेलोएरिन्स का प्रिपरेशन किससे हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी हम कौन सी रिएक्शन करवा रहे हैं? हेलोजिनेशन। किसके साथ रिएक्शन हो रही है हेलोजन की? रिएक्शन हो रही है टॉल्वेन के साथ। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? लुईस एसिड Fe की प्रेजेंस में हो रही है, और वो भी डार्क में हो रही है। ठीक है, अब हम अगर एक एक करके चारों हेलोजन की बात करें तो सबसे पहले बात करें आयोडीन की। जब हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, और उसके लिए आपको चाहिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 हो गया, HiO4 हो गया, जो कि HI जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर दे, ताकि जो आयोडीन वाली रिएक्शन है वो रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल हो जाए। राइट, यही बात यहाँ पे कही गई है कि रिएक्शन विथ आयोडीन दैट इज I2 इज रिवर्सिबल एंड इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, HiO4 एटसेट्रा टू ऑक्सीडाइज द HI फॉर्म्ड। ठीक है, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन के दौरान HI फॉर्म हो रहा है उसको ऑक्सीडाइज करना है I2 में, उसके लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जब आप आयोडीन की बात करते हैं। करस्पॉन्डिंग फ्लोरोएरीन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। बिल्कुल सही बात है, फ्लोरोएरीन्स आप इस मेथड से नहीं बना सकते हैं क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट कहा गया है, जो कंसेप्ट पूछा गया है, जो डाटा पूछा गया है, वो फ्लोरीन के लिए है। राइट, अगर एक बार हम जब फ्लोरीन की और आयोडीन की बात करते हैं तो हम आयोडाइड के साथ और फ्लोराइड के साथ साथ क्लोराइड और ब्रोमाइड की भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप एरिल क्लोराइड्स की बात करते हो या एरिल ब्रोमाइड्स की बात करते हो तो उनको आप इजीली इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे एरीन्स की। हम यहाँ पे टॉल्वेन ले रहे हैं, बेंजीन भी ले सकते हैं, और रिएक्शन होगी क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, जैसे कि आपने Fe लिया है, और डार्क में होगी। ठीक है, तो अगर फैक्ट में क्लोराइड और ब्रोमाइड पूछा होता तो इजीली बन जाता है, आयोडाइड पूछा होता तो वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, HI को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा उसके लिए, और क्योंकि बात हो रही है जिसका प्रिपरेशन इजीली नहीं होता हाई रिएक्टिविटी की वजह से, तो उसका आंसर है फ्लोरीन। इसलिए जो X पूछा गया है क्वेश्चन में वो है F, इसलिए ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 95 एक मॉडरेट क्वेश्चन है जो कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पूछा गया, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, द एल्केन दैट कैन बी ऑक्सीडाइज टू द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाय KMnO4 एज पर द इक्वेशन। आपके पास एक एल्केन है जिसका स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, R1 R2 R3 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं उसके साथ, और आपने इसका कराया ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ से आपके पास एक टर्शरी अल्कोहल फॉर्म हुआ जिसमें R1 R2 R3 3 एल्काइल ग्रुप है और OH ग्रुप यहाँ पे अटैच है। ये जो टर्शरी अल्कोहल बना है आपको बताना है ये कब बनेगा, जब R1 R2 R3 क्या होने चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है R1 है H, R2 है H और R3 है H। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है R1 R2 R3 तीनों ही CH3 ग्रुप हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि R1 CH3 है जबकि R2 और R3 H हैं। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि R1 और R2 CH3 हैं जबकि R3 है वो H है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सेकंड, दैट इज CH3 R दैट इज R1 R2 R3 तीनों ही जब CH3 होंगे तब ये पॉसिबल है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो ध्यान से देखिए। जनरली एल्केन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बट एल्केन विथ टर्शरी हाइड्रोजन एटम्स कैन बी ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय KMnO4। यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि एल्केन्स जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, वो रिएक्शंस के लिए रेजिस्ट करते हैं, उनको पैराफिन्स कहा जाता है, उनकी रिएक्टिविटी बहुत लो होती है। तो एल्केन जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए मना करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, लेकिन जिन एल्केन में टर्शरी हाइड्रोजन एटम होगा, गौर से देखिए, अगर आप तीनों CH3 यहाँ लगाते हैं तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा टर्शरी हाइड्रोजन और ये कार्बन हो जाएगा टर्शरी कार्बन। तो जो टर्शरी हाइड्रोजन वाला एल्केन है उसको आप करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में यानी टर्शरी अल्कोहल में ऑक्सीडाइज कर सकते हो बाय KMnO4। ये तभी पॉसिबल है जब एल्केन के पास टर्शरी हाइड्रोजन एटम हो तब, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 हो, तब जाके टर्शरी हाइड्रोजन जो वाला एल्केन करस्पॉन्डिंग टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सेकेंड वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं, R1 R2 R3 तीनों की जगह CH3 ग्रुप लगाते हैं, तभी केवल आपके पास टर्शरी हाइड्रोजन होगा और ये टर्शरी कार्बन बनेगा, तब जाके टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिएक्शन CH3 H हो गया, ये आपका हो गया टर्शरी कार्बन और ये हो गया टर्शरी हाइड्रोजन। इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 के द्वारा इजीली हो जाएगा और यहाँ से आपके पास टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। तो टर्शरी अल्कोहल कब बना, जब यहाँ पे R1 R2 R3 मिथाइल ग्रुप आपने लिया।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की, जो कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से पूछा गया एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है इस वजह से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन A2 plus 3B2 gives 2AB3. The enthalpy change is plus 15 kilojoule. Then the internal energy changes. आपके सामने एक गैसियस रिएक्शन दे रखी है, A2 गैस प्लस 3B2 गैस गिव 2AB3 गैस 300 केल्विन पर, और इस गैसियस रिएक्शन के लिए कहा गया है कि एंथैल्पी चेंज है प्लस 15 किलोजूल, राइट। तो आपको बताना है इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा। तो आप ये कहेंगे, इसके लिए ऑप्शन क्या है, 19988.4 जूल, सेकेंड है 200 जूल, थर्ड है 1999 जूल, और फोर्थ है 1.9988 किलो जूल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, दैट इज़ 19988.4 जूल। अभी कैसे आया आंसर और उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से। तो जैसा कि अभी कहा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। देखिए गिवन रिएक्शन आपके पास दे रखी है, A2 गैस प्लस 3B2 गैस गिव्स 2AB3 गैस। डेल्टा Ng सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे, जो कि होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। ये हो जाएगा 2 - 4 विच इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, अब हम अच्छे से जानते हैं कि एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज में क्या रिलेशन होता है। तो एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज में जो रिलेशन होता है वो है डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। इस क्वेश्चन में आपको डेल्टा H दे रखा है, वो किलो जूल में दिया है, आपको जूल में कन्वर्ट करना है। 15,000 जूल, ये हो गया डेल्टा H। डेल्टा NG आपने कैलकुलेट कर लिया है -2। R आपको पता है 8.314 जूल होता है, और टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन। ये सारी वैल्यूज़ आप इस रिलेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ इन द अबव इक्वेशन वी गेट, देखिए ध्यान। तो 15,000 इज इक्वल टू डेल्टा U -2 इंटू, एक सेकेंड, डेल्टा U -2 इंटू 8.314, यहाँ पे गलती से 500 आ गया, यहाँ 300 होना चाहिए, 300। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू 15,000 प्लस 2 इंटू 8.314 इंटू 300, ये 300 ही है, यस इट इज़ करेक्ट। सो डेल्टा U इज इक्वल टू 15,000 प्लस 4988.4। डेल्टा U जब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 19988.4 जूल। तो इस तरह से ऑप्शन 1 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। क्वेश्चन नंबर 97 एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसलिए हम इसको डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में रख रहे हैं। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 0.04 सेकेंड इनवर्स एंड 0.14 सेकेंड इनवर्स रेस्पेक्टिवली, देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज। ओके, तो आपको बताना है कि आपके पास एक रिएक्शन है जिसके रेट कांस्टेंट्स दे रखे हैं 500 और 700 केल्विन पे, वो है 0.04 सेकेंड इनवर्स और 0.14 सेकेंड इनवर्स। आपको बताना है उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। आपको यहाँ पे दे रखा है, गिवन है आपके पास log 3.5 दे रखा है 0.5441, और R की वैल्यू दे रखी है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहले इससे पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 182,310 जूल, सेकेंड है 18500 जूल, थर्ड है 18219 जूल, और फोर्थ है 18030 जूल। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड, दैट इज़ 18,219 जूल। अभी कैसे आया तो देखें ध्यान से। हम अच्छे से जानते हैं कि जब आप आरएनएस इक्वेशन की बात करते हैं और 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे बात करते हैं तो हम आरएनएस इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। यहाँ पे K2 आपको दे रखा है 0.14 सेकेंड इनवर्स, K1 भी दे रखा है 0.04 सेकेंड इनवर्स, T1 दे रखा है 500 केल्विन और T2 दे रखा है 700 केल्विन, और R की वैल्यू भी गिवन है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। ये सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा देखिए ध्यान से।
On putting these values in the above equation, we get log 0.14 upon 0.04 is equal to EA upon 2.303 into 8.31, 1 upon 500 minus 1 upon 700. Log 14 upon 4 is equal to EA upon 2.303 into 8.31, 700 माइनस 500 अपॉन 500 इंटू 700. इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. log 3.5 क्या हो जाएगा, EA अपॉन 2.303 इंटू 8.31, 200 अपॉन 500 इंटू 700. ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व तो हो जाएगा 0.5441 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.31, 1 अपॉन 250 इंटू 7. log 3.5 की वैल्यू दे रखी है 0.5441. ठीक है, चलिए अब आगे देखिए. EA आ जाएगा 0.5441 इंटू 0.5441 इंटू 2.303 इंटू 8.31 इंटू 250 इंटू 7. आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है सारे टर्म्स को. जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा EA इज इक्वल टू 18,222.65 जूल, जिसके नियर अबाउट वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है वो है 18,219 जूल. इसलिए जो दी करेक्ट आंसर तो इसका एक्चुअल में आना चाहिए 18,222.65, लेकिन जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की. क्वेश्चन नंबर 98 एक मॉडरेट क्वेश्चन है जो कि आपके सॉल्यूशन चैप्टर से पूछा गया है. क्या कह रहा है ज़रा देखिए. मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 required to be dissolved to prepare 1 liter of its solution which is isotonic with 15 gram per liter solution of urea is. ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं C6H12O6, उसका कितना मास रिक्वायर्ड होगा 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रिपेयर करने के लिए, जो कि आइसोटोनिक है 15 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया के साथ. यूरिया का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं NH2CO NH2. इस क्वेश्चन के लिए आपको मोलर मास इन ग्राम पर मोल दे रखे हैं. कार्बन का मोलर मास है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14. इनकी हेल्प से आप यूरिया का और ग्लूकोज का मोलर मास डिटरमाइन कर लेंगे. ग्लूकोज का मोलर मास आएगा 180, जबकि यूरिया का मोलर मास आएगा 60. ठीक है, अब इसके ऑप्शन, आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं. इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 55 ग्राम, 15 ग्राम, 30 ग्राम एंड 45 ग्राम. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4th. कैसे आया ज़रा देखते हैं. सबसे पहले तो जब क्वेश्चन में बात हो रही है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, तो हमें अच्छे से मालूम है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है. क्योंकि यहाँ दो कंपोनेंट, एक तो ग्लूकोज है और एक यूरिया है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा क्योंकि दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का फॉर्मूला होता है CRT, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे. CRT ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू CRT ऑफ यूरिया. टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया गया है, हम कांस्टेंट मान के चलेंगे. R ऑलरेडी गैस कांस्टेंट होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया. कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज क्या लिखेंगे, मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इनटू वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया इनटू वॉल्यूम इन लीटर. ठीक है, अब क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ हमको दे रखी हैं, उन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो क्या आएगा देखिए. ऑन पुटिंग द गिवन वैल्यूज़ इन अबव फॉर्मूला, W ग्लूकोज हमें कैलकुलेट करना है, MW ग्लूकोज हम कैलकुलेट कर लेंगे. जब एटॉमिक मासेस सबके दे रखे हैं, मोलर मास सभी एटम्स के, तो ऑलरेडी हमने ऊपर बात कर रखी है. तो ग्लूकोज का मोलर मास हो जाएगा 180. क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम 1 लीटर है सॉल्यूशन का, तो हो जाएगा W ग्लूकोज अपॉन 180 इंटू 1. यूरिया का मास 15 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है, मोलर मास हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं 60, और यूरिया के लिए भी जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो है 1 लीटर. इसको सॉल्व कर लें, ये W ग्लूकोज आ जाएगा 180 अपॉन 4 दैट इज़ 45 ग्राम. इसलिए क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 99 की. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में गिवन है. स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, एनसीईआरटी आप अच्छे से देख के जाएं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है आपके लिए. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, Mn2CO10 एंड CO2CO8 स्ट्रक्चर्स है. दो डाइकार्बोनिल्स आपको कंपेयर करने के लिए कहा गया है स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से. स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, स्ट्रक्चरल डिफरेंस यहाँ पे बात करेगा. क्या कह रहा है देखिए, A मेटल मेटल लिंकेज, B टर्मिनल CO ग्रुप, C ब्रिजिंग CO ग्रुप और फोर्थ D है मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. आपको बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ओनली ABC, सेकंड कह रहा है ओनली BCD, थर्ड कह रहा है ओनली ACD और फोर्थ कह रहा है ओनली ABD. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4 दैट इज ओनली ABD.
अभी कैसे आया? तो जाहिर सी बात है, जब हम मेटल कार्बोनिल्स की बात कर रहे हैं, डाई कार्बोनिल्स की, तो आप उनके स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देखने से सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो एनसीईआरटी में दोनों डाई कार्बोनिल्स का जिक्र कर रखा है, मेटल के जो कार्बोनिल्स हैं, राइट, डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल्स हैं, दोनों का जिक्र कर रखा है। Mn2CO10 की स्ट्रक्चर भी दे रखी है और CO2CO8 की स्ट्रक्चर भी दे रखी है। आइए इनकी बात करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हुए चलते हैं, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जैसा कि दोनों की स्ट्रक्चर से क्लियर है, Mn2CO10 एंड CO2CO8 स्ट्रक्चर्स हैव, क्या है इनमें सिमिलरिटी? मेटल मेटल लिंकेज दोनों में है, MnMn लिंकेज भी है, CO लिंकेज भी है। टर्मिनल CO ग्रुप्स यहाँ पे भी हैं, बहुत सारे टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे भी हैं, 2 ब्रिजिंग है, बाकी सब टर्मिनल हैं। मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, हम अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स कि मेटल कार्बोनिल्स के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। तो Mn2CO10 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी और CO2CO8 के अंदर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। तो जो तीनों पॉइंट्स हैं ए, बी और डी, ये बिल्कुल करेक्ट हैं। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिजिंग CO ग्रुप की, तो वो CO2CO8 में तो है, लेकिन जो डाई न्यूक्लियर मैग्नीज वाला है कॉम्प्लेक्स, इसमें नहीं है। लेकिन तो अगर हम क्या कहेंगे कि ए, बी, डी तो सिमिलरिटी दोनों में है, बट इन Mn2CO10 ब्रिजिंग CO ग्रुप्स आर नॉट प्रेजेंट, जो कि यहाँ तो है, यहाँ नहीं है। जबकि आपसे सिमिलरिटी पूछी गई है तो ए, बी, डी ही पॉइंट सिमिलर हैं, सी वाला पॉइंट सिमिलर नहीं है। Mn2CO10 में ब्रिजिंग CO ग्रुप नहीं है, जबकि CO2CO8 में है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, जिसमें आपको ए, बी, डी दे रखा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स, देखते ही देखते हम आ गए इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे और इस पेपर के भी आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जा रही है। इसमें आपका जो चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 11th का सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ से पूछा गया एक ईजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ज़रा देखिए। मिथाइल ग्रुप्स अटैच टू अ पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम स्टेबलाइजेज द कार्बोकेटाइन ड्यू टू। बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे पूछी गई है कि जब हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कार्बोकेटाइन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है उसके साथ अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो वो मिथाइल ग्रुप उस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कैसे करता है? ऑप्शन है आपके पास, -I इंडक्टिव इफेक्ट से करता है, सेकंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से, थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन से और फोर्थ मीजोमेरिक इफेक्ट से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये कैसे है? तो बहुत सिंपल सी बात है, हम अच्छे से जानते हैं कि जब आप मिथाइल ग्रुप की बात कर रहे हो, हालांकि कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, लेकिन हम स्पेशली यहाँ पे मिथाइल ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं, क्वेश्चन में उसी की बात की गई है। तो अगर आप मिथाइल ग्रुप की बात कर रहे हो जो कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के साथ अटैच है, वो उस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है हाइपर कॉन्जुगेशन से और प्लस आई इफेक्ट से। 2 फैक्टर लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट का जिक्र नहीं किया गया है, -I इंडक्टिव इफेक्ट कहा गया है, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता ही नहीं है यहाँ पे, मीजोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे बात नहीं करेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन 100% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं कि कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझाते हैं और एल्काइल ग्रुप या जैसे मिथाइल ग्रुप है उसके प्लस आई इफेक्ट से भी समझाते हैं। इनको और अच्छे से समझने के लिए हम तीनों कार्बोकेटाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों पे हम दोनों इफेक्ट लगा के देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे स्टेबिलिटी होती है और प्लस आई इफेक्ट से कैसे स्टेबिलिटी होती है। आइए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम बात करें 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बोकेटाइन की, जहां हमने लिया CH3CH2+। ये एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये स्टेबलाइज होगा प्लस आई इफेक्ट ऑफ 1 मिथाइल ग्रुप से, और साथ ही साथ यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे समझना है उसको देखिए। प्लस आई इफेक्ट आपको मिथाइल का नजर आ ही रहा है। यहाँ पे आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है उसके आगे वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है, वहाँ से जो CH बॉन्ड है अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन बॉन्ड वो ब्रेक होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, डीलोकलाइज होंगे और यहाँ पे H पे प्लस आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। क्योंकि आपके पास अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए यहाँ पे टोटल 3 कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से 3 कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगी, इसलिए भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। और सेकंड बात, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट लगता है, दोनों फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं। इसी तरह से हम 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की बात करें तो ये स्टेबलाइज होगा प्लस आई इफेक्ट ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप्स एज वेल एज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन आपको समझाना है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप तो दिख ही रहे हैं आपको यहाँ पे,
पे हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आप अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज कराएंगे तो आपके पास कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। और क्योंकि आपके पास 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए जैसे हमने एक स्ट्रक्चर बनाई है ऐसी टोटल 6 स्ट्रक्चर बनेगी, टोटल 6 कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ फॉर्म होंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है और दोनों मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है। इसी तरह से हम टर्शरी की बात करते हैं। टर्शरी और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की जब हम बात करें तो उसमें भी प्लस ए इफेक्ट होगा, लेकिन उसमें प्लस ए इफेक्ट 3 एल्काइल ग्रुप से 3 मिथाइल ग्रुप की वजह से होगा और वहाँ पर भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। जैसे हमने लिया CH3C CH3CH3, तो किसी भी एक CH3 का जो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हम ब्रेक करके समझा देते हैं कि अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड जब ब्रेक होगा वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है ऐसी की ऐसी टोटल 9 कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। क्योंकि हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो जैसे हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ऐसे टोटल 9 स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा, 9 कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस ए इफेक्ट ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर 86 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक जो हैं सभी के आंसर्स, एक्सप्लेनेशन और उनका कौन सा चैप्टर से वो पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से वो बात की जा रही है और उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको आंसर समझाए, एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस किए, आपको समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या आप कोई कंसेप्ट या कोई टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और क्वेश्चन के बीच बीच में कॉन्सेप्ट बताते बताते हमने आपके साथ कुछ पॉइंट्स भी आपको कहा था कि आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, आप उसका भी रिप्लाई कीजिएगा। और हमारी पूरी कृतज्ञ की टीम आपके साथ डेडिकेटेड होकर रेडी है। आपका जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हम अपनी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आपके लिए अलग अलग वीडियोस बना के अलग अलग टॉपिक वाइज क्लियर करके आपका अच्छे से अच्छा केमिस्ट्री का रिवीजन करवा सकें। आपके आने वाला एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। टीम कृतज्ञ आपको बेस्ट विशेज़ देती है और आपके लिए हमेशा रेडी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।